नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की खास पेशकश रक्षा मामलों पे रखवाले। मैं हूं निखिल और हमारे साथ आज रक्षा मामलों पर बात करने के लिए मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ संदीप पुनितन। कुछ देर बाद हमें शिव जरूर भी ज्वाइन करेंगे। स्वागत है संदीप आपका। धन्यवाद निखिल, गुड टू सी यू। संदीप, बड़े दिनों बाद रखवाले पे बात हो रही है। हमारी दर्शक काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे। 2021 का दिसंबर आ गया है, अब हम आखिरी हफ्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वो समय है जब हम मूल्यांकन करें कि ये साल हमारी तीनों सर्विसेज के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमारे देश के लिए कैसा रहा। तो वही रखवाले के इस एपिसोड का भी मकसद है। हम एक राउंड अप लेंगे कि 2021 में हमने क्या कुछ हासिल किया, कौन सी चीजें हम मिस कर गए और 2022 में हमारे लिए क्या है। संदीप, बहुत बारीक डिटेल्स पे जाने के लिए ना टाइम ना स्कोप हमारे प्रोग्राम का उतना होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि तीन बड़ी चीजें जिन पे हम अपनी सर्विसेज से एक्सपेक्ट करते हैं, उन पे उनका प्रदर्शन 2021 में कैसा रहा है। स्ट्रैटेजी, पॉलिसी और एक्विजिशन, एक एक करके आप बता सकते हैं। निखिल, देखिए स्ट्रैटेजी में इनफैक्ट कोई चेंज नहीं आया, उल्टा हमारी जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस है वो बढ़ गई हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि एक्चुअली जो टू फ्रंट थ्रेट की बात कर रहे थे लोग, वो अब एक रियलिटी बन चुकी है। सो इन दैट सेंस इट इज एक्चुअली स्ट्रेटेजिक चैलेंज जो है 2020 में जो आ गई थी डिप्लॉयमेंट। शायद हमें लग रहा था कि ये कुछ ही महीनों बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन 2021 में ये चलता आ रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले सालों में 2022-23 में भी इसी तरह की डिप्लॉयमेंट्स लगातार बनी रहेंगी। और ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज तक जो है पिछले 70 साल में कभी इंडिया को दो फ्रंट्स पे डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ी है, जो कि इस बार हम कर रहे हैं। तो दैट इज द स्ट्रेटेजिक चैलेंज जो है, दैट इज द नंबर वन थिंग एंड दैट ओवरशैडोज एवरीथिंग एल्स। और नंबर टू जो है पॉलिसी लेवल पे जो रिफॉर्म्स, मैं कह सकता हूँ, जो जनरल रावत, जो जिनका बहुत ही दुखद पूर्व निधन हुआ कुछ दिन पहले, उनकी जो उन्होंने जो रफ्तार बनाए थे काफी सारे चेंजेस लाने में, आई थिंक दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। क्योंकि 2021 जब कोविड की जो दूसरी लहर थोड़ा कम हो गया, तो दे कुड स्टार्ट मूविंग ऑन अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। दे वर नॉट फोकस्ड ऑन दिस हेल्थ इमरजेंसी। तो अनफॉर्चुनेटली वो उनके जाने के बाद नाउ देयर इज अ थोड़ा एक वैक्यूम सा है। जो मशीन उन्होंने शुरू कर दी थी, वो मशीन ही थोड़ी सी थम गई है कुछ 2 हफ्तों से। अब 2 ही हफ्ते हुए हैं उनके एक्सीडेंट और डेथ के बाद। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग पॉलिसी वाइज, जैसे जो मैं देख सकता हूँ। अगर एक्विजिशंस की बात करते हैं, तो सबसे सिग्निफिकेंट जो एक्विजिशन है वो रफाल की जो एक्विजिशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो एयरफोर्स इज देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एयरफोर्स में आ गई है। आर्मी के लिए देयर इज द डील AK 203 की स्मॉल आर्म्स डील साइन कर दी है कुछ दिन पहले, जब प्रेसिडेंट पुतिन आए थे। और इसे लेकिन कुछ और साल लगेंगे राइफल्स को आने में, लेकिन बट दैट प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड। वो काफी सालों से इट वाज स्टॉल्ड। सो दैट इज अ बिग थिंग फॉर द आर्मी। और नेवी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विक्रांत, जिसको सी ट्रायल्स पे शुरू हो गए हैं इस शिप की, और वो अगस्त 2022 से पहले ज्वाइन करेगी। तो ये एक काफी मनोबल को बढ़ाने वाली एक बात हो गई है। और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे छोटे प्रोक्योरमेंट्स हुए हैं ड्रोन्स के, जो कि पहली बार इतने नंबर्स पे इनको ऑर्डर किया गया है इंडियन कंपनी से। एयरफोर्स ने भी ऑर्डर किया है, आर्मी ने भी ऑर्डर किया है। तो ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एक्विजिशंस के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्राइवेट डेवलपर्स का ये कंप्लेंट था कि हमें कुछ ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। सारे ऑर्डर्स जो ड्रोन के अनमैन सिस्टम्स के वो इम्पोर्टेड है। बहुत ही बड़े बड़े डील्स है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में कवर किया था, जो स्काई गार्डियन, सी गार्डियन ड्रोन्स वगैरह। लेकिन ये एक साइन ऑफ कॉन्फिडेंस है इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री में, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में। और ये उम्मीद है कि आगे
आने वाले सालों में ये बढ़ता जाएगा और हमें सुनने में आया कि बहुत सारे ऐसे और डील्स भी गवर्नमेंट ने तैयार करके रखे हैं जो अगले कुछ महीनों में वो अनाउंस करेंगे इंडियन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है डिफेंस मिनिस्ट्री में वो है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो 200 साल से भी पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिसमेंटल किया गया है और रिस्ट्रक्चर किया गया है। नए कंपनीज बनाए, कॉरपोरेशंस बनाए उसके बेसिस पे, और अलग अलग वर्टिकल्स हैं जैसे ट्रूप कंफर्ट है, स्मॉल आर्म्स है, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड सिस्टम्स वगैरह। तो ये 2022 में मैं समझता हूँ ये जो 5-6 नई कंपनीज बनी है उनको स्टेबलाइज करने का ये टाइम मिलेगा डिफेंस मिनिस्ट्री को। और इससे दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो जो थिएटर कमांड्स की जो बात कर रहे थे सीडीएस जनरल रावत, उसकी प्लानिंग उन्होंने शुरू कर दी है पिछले इस साल 2021 में। उनको हालांकि अनाउंस करना था अगस्त में, लेकिन कुछ डिलेज की वजह से कुछ कंसेंसस नहीं बना पाए सर्विसेज आपस में, इसीलिए उसको स्टडी के तौर पे उन्होंने 4 सीएनसीज को दिए हैं इसको स्टडी करने के लिए। और जो बहुत ही जल्द इसी महीने वो पहले स्टडीज आने लगेंगी कि मैरिटाइम थिएटर कमांड और एयर डिफेंस कमांड, नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, एयर डिफेंस कमांड वगैरह, ये सारे सब स्टडीज आने वाले हैं। तो बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि बहुत सालों के बाद एक साथ हमें इतने सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले जो हमने देखे 2020 और 21 में। और फिर तो स्ट्रेटेजिक चैलेंज तो है ही, चाइना का जो है दैट इज अगेन समथिंग दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर। इस तरह की जो मसल फ्लेक्सिंग जो उन्होंने किया है 40-50 साल के बाद, हमें ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए। सो दैट इज अनदर बिग चैलेंज। तो ये पूरा जो मैं सम अप कर सकता हूँ इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो किरदार रहा है 2021 में, वो है कि आप कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं अंडर फायर, मॉडर्नाइज एंड रिफॉर्म अंडर फायर। अंडर फायर यानी कि एक्चुअल फायरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्लॉयमेंट्स आपको करने पड़ रहे हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे। सो इट इज हाउ डू you allocate your time, energy, resources on doing both these tasks. संदीप, अब इन्हीं तीनों बिंदुओं को, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, एक्विजिशंस को लेकर के हमारे कुछ और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं, हम उनके जवाब भी लेंगे और फिर आगे भी चलेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें। हम बिल्कुल अग्री करते हैं आपके उस असेसमेंट से कि हम अंडर प्रेशर, अंडर फायर तो हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और हम इमरजेंसीज को अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे वो अग्रेशन हो, कारगिल हो या चाइना हो, जो अब हमारे साथ ईस्टर्न लद्दाख में और पूरे एलएसी पे ही हो रहा है इनफैक्ट। लेकिन ये एक शिकायत थी पुरानी, यही सवाल हम शिव से भी बाद में पूछने वाले हैं कि जो हमारी तीनों सर्विसेज थी और एमओडी थी उनको लेकर के शिकायत थी कि थिंकिंग का एक बहुत ज्यादा हिस्सा, हमारे एफर्ट का एक बहुत ज्यादा हिस्सा टैक्टिकल और ऑपरेशनल चीजों से ही मेडल करते रहने में निकल जाता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम कम सोच पाते हैं, हम कम चीजें इनिशिएट करते हैं, हम ज्यादातर रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये हमने पिछले साल जब 2020 के लिए इस तरह का एपिसोड बना रहे थे तब डिस्कस की थी। हमने उम्मीद की थी कि ये एटीट्यूड चेंज होगा जब आप एक ऑपरेशनल सिचुएशन वहां पे देख रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख से लेके अरुणाचल तक के। इस एक साल में क्या आपने इस एटीट्यूड को चेंज होते हुए देखा है? देखिए बहुत सारा सोच, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस, जो प्रिसाइसली हम डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स, दिस नीड फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। वो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, कितने साल से हम बात करते आ रहे हैं, 2 या 3 साल में, और इट वाज सपोज्ड टू हैव बीन सबमिटेड समटाइम लास्ट ईयर। एक कमिटी भी बिठाई गई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी उनके हेड हैं इस पॉलिसी को बनाने की, जो है दैट इज रियली इम्पोर्टेंट निखिल, क्योंकि एक तरह से अगर आप देखोगे ये सारे जो आपने चीजें बताई है, पॉलिसी हो या स्ट्रेटजी हो या एक्विजिशन हो, इट ऑल फ्लोज फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो जितनी जल्दी हम इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को इनंशिएट करेंगे, आइदर ओपनली और विद इन द गवर्नमेंट, आप अपने थ्रेट्स क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद ही आप फोर्स प्लानिंग इफेक्टिवली कर सकते हैं। बिकॉज ये एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जनरल रावत ने भी शुरू किया था कि ऑल द प्रोक्योरमेंट्स जो है इट वाज सपोज्ड टू हैव बीन रैशनलाइज्ड। उन्होंने शुरू करना था, द स्टडी वाज टू हैव बीन सबमिटेड नेक्स्ट ईयर,
2022 में, वेयर दे आर इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान। तो ये सारे जो चीजें आपने कहा, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। जब आप स्ट्रेटेजी इनिशिएट करोगे, उसके बाद ही आपकी फोर्स प्लानिंग हो सकती है, रिफॉर्म्स हो सकते हैं, बजट्स आप टेलर कर सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमने वो स्ट्रेटेजिक, जैसे आपने कहा, वो स्ट्रेटेजिक इशू को हमने अभी तक पूरी तरह से टैकल नहीं किया है। और आई थिंक दैट इज पार्टली बिकॉज ऑफ द थ्रेट। दोनों फ्रंट्स पे जो आप ऑलमोस्ट लाइव देख रहे हैं, वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न, लेकिन अनलेस यू एक्चुअली गेट द स्ट्रेटेजी राइट, ये सारे जो एक सीक्वेंशियल फ्लो करती है, जो स्ट्रेटेजी पहले आती है, उसके बाद आप फोर्स प्लानिंग कर सकते हो, और उसके बाद देन यू स्टार्ट एक्वायरिंग द हार्डवेयर। अभी जो है, अभी भी दिस इज द सेम प्रॉब्लम। ऑल द हार्डवेयर दैट यू आर सीइंग, जो भी आप एक्वायर कर रहे हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन 10-15 ईयर ओल्ड प्रोजेक्शंस। बिकॉज हो सकता है अगर आपने एक ऐसे स्टडी कर दी हो, या स्ट्रेटेजिक 360 डिग्री कर दिया है सब कॉन्टिनेंट में, तब आपको पता चलेगा कि द थ्रेट्स दैट यू नीड, they will require either new acquisitions or you can get rid of old acquisitions. So एक तरह की एक rationalization आप कर सकते हो, and that is really important. So इस integrated capability development plan से हमें बहुत कुछ उम्मीद है, क्योंकि जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया है, सारी जो हमारी प्लानिंग थिंकिंग वो साइलोज में बटे हुए हैं। सारी 3 सर्विसेज जो है, दे प्लान देयर ओन एक्विजिशंस, और इस तरह के बहुत सारे ऑलमोस्ट हिलेरियस सिचुएशंस हैं, जो 2-2, 3-3 सर्विसेज सेम इक्विपमेंट को अलग अलग रेट्स पे एक ही वेंडर से खरीदते हैं। तो ये सब एंड करने की जरूरत है। देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रीमलाइनिंग दिस प्रोसेस। सो शॉर्ट आंसर, स्ट्रेटेजी उस पे बात चली है, लेकिन अभी तक कुछ हमें देखने को नहीं मिला। संदीप, इस बात चलने को लेके ही एक और चीज हम समझना चाहते हैं। एक जो नेशनल डिफेंस पॉलिसी होनी चाहिए, उससे हम बिल्कुल एग्री करते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सीलेंट स्कॉलरशिप हमको दिखती है। बहुत सारे वेटरन्स हैं जो सर्विसेज छोड़ने के बाद में थिंक टैंक से जुड़ते हैं, उनके साथ में एसोसिएट होके बहुत अच्छे पेपर्स लिखते हैं, और बहुत सारी चीजें उनके पास, वो अपना, क्योंकि उनके पास 30-40 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस है, और फिर वो एक कमेंट की शक्ल में कुछ काफी सारी चीजें कहते हैं। अब बहुत ज्यादा देखने को ये मिलता है कि या तो वो एक रिसर्च आर्टिकल्स का एक कंपाइलेशन छपवा के वो अपनी किताब बेचें, या फिर वो ट्वीट्स के थ्रेड चलाते रहें। क्या ये फीडबैक वापस हमारी सर्विसेज तक के जाने के लिए कोई मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहा है? जैसा हम बाहर देखते हैं, बाहर स्कॉलरशिप को काफी वजन दिया जाता है, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो। निखिल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, और ये हमारी एक दिस इज एक्चुअली अ वल्नरेबिलिटी इन आवर सिस्टम, कि हमने इन द लास्ट 70 और 70 क्या, एक इफ यू लुक एट 100 ईयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ऐसा कोई जंग नहीं है जिसको हमने फाइट नहीं किया, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी हो, या हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर हो, या जंगल वॉरफेयर। हर तरह की हमने जंग फाइट की है। एक्सपेडिशनरी वॉरफेयर भी किया है श्रीलंका में। लेकिन इस सारे जो डिप्लॉयमेंट्स है, उससे हमने कुछ लेसन्स नहीं इम्बाइब किए, कुछ स्टडीज नहीं किए। और ये एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने बहुत ही एक अच्छा लिखा है उनके किताब में, इंडियाज वॉर्स में। उन्होंने कहा कि ये सारे जो हमारे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, बहुत ही वेरिड एक्सपीरियंस है। शायद ही कोई ऐसी आर्मी है दुनिया में, यूएस आर्मी को छोड़ के, जिसने इतने सारे टेरेन पे एक साथ डिप्लॉयमेंट्स किए, या 30 इयर्स 50 इयर्स अपनी इंसर्जेंसी फाइट किए। लेकिन वो स्कॉलरशिप की बहुत कमी है हमें। देयर इज ऑलमोस्ट एवर्जन टू स्टडीइंग आवर एक्सपीरियंसेस, और हम इस इन एक्सपीरियंसेस को एक केवल एक हिस्ट्री के तौर पे हम देखते हैं कि अच्छा 1971 वॉर हो गया, हम इसे उसकी गोल्डन जुबली मनाएंगे। लेकिन 1971 वॉर्स के आप लेसन्स आज भी नहीं इम्बाइब कर चुके हो, बिकॉज देयर आर सर्टेन कैपेबिलिटीज जो आपने वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किए, हेलीकॉप्टर लिफ्ट कैपेबिलिटी वगैरह, आपने आज तक उसको अंजाम नहीं दिया। सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम। आपने बहुत सही किया कहा है कि देयर इज नॉट इनफ स्कॉलरशिप इंडियन आर्म फोर्सेस में। देयर आर वेटरन्स, देयर आर सम वेरी फाइन वेटरन्स जो हमेशा हमको पढ़ने को मिलते हैं, दे राइट इन न्यूज़पेपर्स, थिंक टैंक्स में लिखते हैं। बट देयर इज एक सर्विस ओरिएंटेड जो थ्रस्ट है इन पेपर्स की, कि the services should you have think tanks which stand and they give you papers, जिस पेपर्स से आप अपनी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम थिंक टैंक्स। हमारे 6 थिंक टैंक्स हैं दिल्ली में,
आई थिंक 4 or 5 आर फंडेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। हर तरह के हैं, आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, जॉइंट सर्विसेज थिंक टैंक है, डिफेंस मिनिस्ट्री की थिंक टैंक है। लेकिन आई हैव नॉट सीन द काइंड ऑफ पेपर्स, फॉर इंस्टेंस थिएटर कमांड्स को लेके या फिर फोर्स प्लानिंग को लेके, इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान, इस तरह के जो हमें देखने को मिल रहा है इन फॉरेन, लाइक रैंड, फॉर इंस्टेंस रैंड की जो थिंक टैंक यूएस में जो है, उनकी जो स्टडीज हैं, वेरी वेरी इल्यूमिनेटिंग स्टडीज, एंड वहां पे इट इज they undertake policy decisions after going through a lot of studies. लेकिन यहाँ पे it is almost like everything is a surprise. It is, there is no precedent for scholarship or research reports. उसके बाद जो we see a certain policy decision being taken. क्योंकि और counter insurgency को ही ले लीजिए, 30 years से हम JNK में है, we are fighting counter insurgency. You're not seeing the kind of scholarship, you're not seeing papers, what is the changing patterns of CIOps, क्या हमें करने चाहिए, how do we change our strategy. You cannot be fighting the same war for 30 years, 40 years, इसकी क्या end state है वगैरह, इस तरह की कोई डिबेट हमें देखने को नहीं मिला. That's a very big problem, and I think I don't know where it should come from. इसके लिए भी क्या पॉलिटिकल लीडरशिप को इनिशिएटिव लेना है, जैसे कि मिलिट्री रिफॉर्म्स में लिया उन्होंने, या फिर सर्विसेज को ही इसको एनकरेज करने की जरूरत है कि young officers should be asked to submit papers. So scholarship is really important, क्योंकि the kind of changes that we are seeing now, ये डिफेंस लैंडस्केप में, ये शायद पहले गल्फ वॉर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हम देख रहे हैं. रेवोल्यूशन, इट इज लाइक अ सेकंड रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, इसको कह सकते हैं, 30 साल के बाद. सो इसको to get abreast of all these new problems, you need to get out of the box solutions, either from within the services या फिर बाहर से आप academia को टैप कर सकते हैं, IITs को टैप कर सकते हैं. There is a big lacuna in this, जैसे आपने कहा. ठीक है संदीप, अगले बिंदु पे चलते हैं, पॉलिसी पे बात कर रहे हैं. पॉलिसी पे आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे चुके हैं. हमें बहुत ट्रेजिक था वो हेलीकॉप्टर क्रैश जिसमें जनरल बिपिन रावत का देहांत होता है, 13 और एयर वॉरियर्स और सोल्जर्स और मिसेस रावत का भी. और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज थी, इसमें इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, इसके लिए आप तैयार नहीं हो सकते थे, हम ये समझना चाहते हैं. लेकिन 2 साल सीडीएस के इंस्टीट्यूशन को जरूर हो गए थे. इन 2 सालों में हमने जो इंस्टीट्यूशनल कैपिटल सीडीएस के ऑफिस में कमाया है, उसमें अब और कितनी गुंजाइश है, कितना काम अभी और बाकी है? क्योंकि एक बहुत केपेबल, बहुत कॉम्पिटेंट व्यक्ति हमारे पास में नहीं है, लेकिन वो संस्था है. वो संस्था अपने पैरों में कितनी खड़ी हो पाई है, या फिर हम पर्सनालिटी कल्ट के चक्कर में रह गए हैं? Nikhil, it's a difficult question. It's a good question, a difficult one. Answer is difficult because एक तरह से अगर आप देखोगे तो 2 years जो सबसे biggest achievement जो जनरल रावत की रह चुकी है, वो है कि उन्होंने सीडीएस की इंस्टीट्यूशन को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है. और not only the chief of defense staff that is already there, but the department of military affairs जो completely एक new institution है. It is a न्यू वर्टिकल विद इन द डिफेंस मिनिस्ट्री. वो पहले नहीं था, उन्होंने पूरी तरह से उसको क्रिएट किया है, और एक वेरी यूनिक, एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है. शायद ही किसी गवर्नमेंट एजेंसी में ऐसे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे यूनिफॉर्म पर्सनल और सिविलियन पर्सनल दोनों एक साथ बैठ के ब्यूरोक्रेट्स की तरह वर्क करते हैं, फाइल वर्क करते हैं, स्टाफ वर्क कर रहे हैं. That's the reason that DMA is a very unique organization, और उनकी इसको establish करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. And but there is also this thing, like you mentioned, the personality thing. General Rawat की जो personality है, very larger than life person. और in the last 2 years, it's a good thing, it's a bad thing also कि he had become literally the office. He had become the secretary DMA, he had become the chief of defense staff. इसीलिए हम कहते हैं कि the next जो आने वाले जो second CDS आएगा, उसके he has very big shoes to fill precisely for this. कि you have to have this kind of personality who's larger than life. या फिर हो सकता है कि maybe it will be easier for the next person, क्योंकि the majority of the work, सबसे important चीज गवर्नमेंट में है, it is to create anything. क्योंकि इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस इतनी बड़ी है, नॉट ओनली फ्रॉम विद इन द सिविल ब्यूरोक्रेसी, यू आल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी. तो इन दोनों को साथ में लाना, टू गेट देम up to speed at the same level, that's a humongous task, or that is, I think, one of his biggest achievements in the last 2 years. हो सकता है the next
CDS will have a better life ahead, क्योंकि it's already established, the organization established, he now has to take it forward. एंड अब जो है इट्स अ वेरी क्रिटिकल फेज, जैसे मैं मेंशन कर रहा था कि बहुत सारे स्टडीज को आने हैं, दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो उनको करना था, वन इज द इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान एंड द अदर इज द थिएटर कमांड। तो ये दोनों टू ट्रैक रिफॉर्म है, उनको आगे लेना पड़ेगा। सो दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज इन 2022। संदीप, हमने आपके ही आर्टिकल्स के थ्रू ये चीज जानी थी कि एक 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 अलिखित करार था सरकार के बीच में, अंडरस्टैंडिंग थी कि जनरल रावत कम से कम 2 या 3 सर्विस चीफ्स को तीनों सर्विसेज में ग्रूम करेंगे, और उसके बाद फिर ये हो सकता है कि हम आर्मी के अलावा कहीं और से भी सीडीएस देखें, या चीफ ऑफ स्टाफ, या उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी 2 सर्विसेज को भी दी जाएं। ये प्लान अब खटाई में पड़ गया क्योंकि जनरल रावत नहीं होंगे। अब हम आपके पास में जितने ऑफिसर्स हैं वो तीनों सर्विसेज के बराबरी से ही हैं। अगले सर्विस चीफ को, अगले सीडीएस को चुनने के लिए सरकार किन किन चीजों को कंसिडर कर रही है? क्योंकि ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो ज्यादातर आर्मी कमांडर्स ही हैं, अब तक की जितनी जानकारी जनता के पास है। किसी को नहीं पता सरकार के दिमाग के अंदर क्या है, पर चर्चा यही है। आपको क्या लग रहा है? निखिल, मुझे लगता है कि दैट गवर्नमेंट जो है दे विल लाइक टू प्रिजर्व द सीनियरिटी प्रिंसिपल, क्योंकि जो सीडीएस जनरल रावत जब सीडीएस अपॉइंट कर दिए गए, ही वाज द सीनियर मोस्ट अमंग द सर्विस चीफ्स, ही वाज ऑलरेडी द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ्स कमिटी व्हिच इज गिवन टू द सीनियर मोस्ट सर्विस चीफ। सो इन दैट सेंस, बिकॉज हमारी जो सर्विसेज हैं, इट इज सो ड्रिवन बाय सीनियरिटी कि इफ अ जूनियर पर्सन इज पुट ओवर द heads of the service chiefs, then there is a lot of dissonance create हो जाते हैं। So I think the government will not want to overturn that principle of the first among equals जो principle है CDS का, because he may not be commanding many forces, लेकिन जो है he is literally the boss of all the services in one sense, क्योंकि वो administration तो सारा वो ही संभाल रहे हैं, and he's also the chairman of the chief of staffs committee, so he's the senior most in that sense, एक single point advisor के तौर पे। And if you look at it, all these things in mind, army chief general Naravane, he seems to be the most able candidate for that। लेकिन सरकार के मन में क्या है, nobody really knows, क्योंकि this is a very different kind of appointment। It is not about heading a service, it's about heading an institution like this, जिसमें you have a civil side also, you have a military side also, and you have a political side। So it is an interface between the government and the military, interface between government and bureaucracy। So there are various factors in play। एक laid down procedure है CCS के पास, जिसको उन्होंने consider करके जनरल रावत को चुना है। But जैसे कि हम discuss कर रहे थे in last couple of days, it's very difficult to say what सरकार के मन में क्या है और किसको चुनेगी या what the thing is। But going by the past precedent, this appears to be the case, that they will choose someone who's the senior most, and and it will most probably be, मुझे ठीक से पता नहीं, but the unwritten law is rule is, निखिल, की सब दो पहले जो CDSs हैं, दो CDSs हैं, वो आर्मी के ही होंगे, because सरकार के अप्रिसिएशन में हमारे कंसल्टेंट्स जिन्होंने रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए गवर्नमेंट के लिए, उनके असेसमेंट में द थ्रेट्स आर प्राइमरली लैंड बेस्ड फॉर नाउ, इंडिया की जो थ्रेट्स हैं। सो द फर्स्ट 2 CDSs will come from the army, उसके बाद you will give a chance to the air force and to the navy। चलिए, इसके बाद हमें संदीप पर बात करनी है एक्विजिशंस पे। हमने बहुत सारे एक्विजिशंस देखे हैं। रफाल के बारे में आपने बताया, AK-203 के बारे में बताया, उसमें हम ऐड करना चाहते हैं S-400, अभी आ ही गया है पहला रेजिमेंट। बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे डिप्यूट किया जाएगा वेस्टर्न सेक्टर में। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिनमें जहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये चीज ठीक तरीके से पूरी हो गई है कई सारे एक्विजिशंस में। लेकिन संदीप, हमने देखा कि काफी एक्टिव मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप होने के बावजूद हम बहुत सही डिसीजंस नहीं ले पाए। सबसे बड़ा उसमें हाल हुआ है, जो बुरा हाल हुआ है वो सबमरीन्स का हुआ है। आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, अब ये सुनने में आ रहा है कि उस ऑर्डर, वहां पे भी वेंडर सारे आकर के फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, इसकी संभावना कम ही है। एक एक करके कंपनीज वापस जा रही हैं। इस तरह की और गुंजाइशें आपको और कहाँ दिखी एक्विजिशंस में? निखिल, सबमरीन एक्विजिशन जो है, इट्स अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया, और ये दिस एक्विजिशन हैज बीन डिलेड बाय ऑलमोस्ट
15 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है. इट हैज बीन issued and scrapped multiple times, क्योंकि I think there is इस पे एक तरह से एक घोड़ा है जिसपे आपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें लोड कर दी हैं, और एंड बिकॉज ऑफ विच दैट हॉर्स इज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. आपको ये डिजाइन भी आपको चाहिए नया, यू वांट द फॉरेन वेंडर आल्सो टू गारंटी दैट डिजाइन, you want it to be made in a certain cost, you want it to be made in a certain time. तो इस तरह से बहुत कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस है, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया है उस आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते गए हैं, लेकिन समय आपको जो है कम होता जा रहा है. सो दैट इज, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस प्रोक्योरमेंट. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, देयर इज नो अदर प्रोक्योरमेंट जो इस तरह से इट्स इन्वॉल्व्ड इन सो मच ऑफ इन अ डिसीजन मेकिंग लूप, और इतना कॉम्प्लिकेटेड और कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा है मुझे जितना कि P75I के साथ है. और एक वॉर गेमिंग हुआ था रिसेंटली, एक प्राइवेट थिंक टैंक ने किया था, और उनकी जो एस्टिमेट में है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग पेस है इस प्रोजेक्ट को लेके, इसके बाद और जो कैपेबिलिटीज आपने मांगे है इसमें, with all this in mind, you will not get the first unit before 2035. कि almost 14 years it might take you for the first boat. Realistic expectations पे अगर आप जाओगे, तो that is a major problem, and I don't see any other defense project which is as badly stuck as the P75I. बाकी सारे projects हैं, they are there, but उनके जो you have, like for instance, आप FICV अगर आप देखोगे, that is another project. But it is not so complicated, because at the end of the day FICV इतनी complicated machine नहीं है जितने की जैसे submarine है, and you also have a backup. आपके पास वो BMP-2 लाइन है, आप जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, दैट विल रन फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. बट सबमरीन्स की अगर आप देखो, कन्वेंशनल सबमरीन्स में देयर इज नो अल्टरनेटिव. आपके एक लाइन जो है बना रहे हैं, इट्स वर्चुअली finished making. The fourth submarine is out. अब दो और in I think by about next year you'll get all your 6 submarines. उसके बाद वही सिचुएशन हो जाएगा जो पहले 20 साल पहले था, जो where you had no orders and workers ऐसे ही बैठे हैं idle, और जो सारी capabilities आपने build up किए that might go to waste. So there is a need for a lot of quick decision making on the submarines. That I think is the biggest vulnerability, और किसी प्रोजेक्ट में इस तरह की डिले नहीं देखने को मिल रहा है. और इसलिए भी क्योंकि सबमरीन्स या नेवल इक्विपमेंट बाकी भी जो होता है वो जनरली आप ऑफ द शेल्फ ले नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल FICV अगर आपका नहीं भी मैच्योर होता है तो कल को जाके आप एक सूटकेस में पैसा लेकर के लेके आ सकते हो ऑफ द शेल्फ, पर ये चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है. दूसरा सवाल सदीक हमारा IAC-1 को लेके है. एविएशन कॉम्प्लेक्स, पिछली बार जब हमने इसकी बात की थी तो हमें बताया गया था कि एविएशन कॉम्प्लेक्स पे अभी आएगा जरूर रशिया से, लेकिन कब आएगा हमें नहीं पता है. नेक्स्ट ईयर हमें कमीशन करना है, जब बहुत सारे लोग नेक्स्ट ईयर ही इस एपिसोड को देख भी रहे होंगे 2022 में. कितनी उम्मीद हम लगा सकते हैं संदीप कि 2022 में IAC-1 अपने पूरे एविएशन कॉम्प्लेक्स के साथ में पहले पेट्रोल पर निकल जाएगा? I think it's a very optimistic assessment, Nikhil, because ये aircraft carrier जो है, again it's a very complicated kind of thing कि कैरियर को सी ट्रायल्स पे भेजना और उसको अपने पूरे एविएशन विंग के साथ उसको फील्ड डिप्लॉय करना, इट्स ऑलमोस्ट टू डिफरेंट थिंग्स. बट इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन बाय नेक्स्ट ईयर. उसको कुछ और समय लग सकता है, 1-2 साल और, and by hopefully by about 2023 or so this whole thing will come. Fighters तो है, but that integration, that is going to take a little more time. ठीक है. एक आखिरी सवाल छोटा सा है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसका जवाब दीजिए संदीप. 2022 में हम तीनों सर्विसेज से क्या उम्मीद लगा सकते हैं रियलिस्टिकली, क्योंकि सपने हम दोनों के पास में बहुत बड़े बड़े और बहुत लंबे चौड़े हैं, लेकिन क्या किन किन चीजों को होते हुए देख रहे हैं आप? निखिल, सबसे पहला तो हमने थिएटर कमांड्स के बारे में बात किया था. हो सकता है अनाउंसमेंट आ जाए 2022 में, एंड द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग दीज 4 थिएटर कमांड्स वो शुरू हो जाएगी. एंड दैट इज समथिंग दैट जनरल रावत ने अपने लास्ट इंटरव्यू में मुझसे कहा कि ही वांट्स दिस प्रोसेस टू बिगिन इन 2022, कि 23 तक दे विल बी इन सम फॉर्म. एंड 2020 प्रोसेस शुरू होने का मतलब यह है कि दे विल बी अनाउंसमेंट्स ऑफ द थिएटर कमांडर्स. जो 4 थिएटर कमांडर्स हैं उनके ऑफिसेस बन जाएंगे, ऑल ऑफ दैट विल स्टार्ट.
And this is going to be a very important case for the government's reforms also, क्योंकि अगर if this biggest discovery मेरी थी जो उनके last interview में मुझे पता चला, ये कि ये जो reforms है, it is not only being driven by the political establishment, but it is being driven personally by the Prime Minister, and that was a very big finding. कि जनरल रावत ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर को अक्सर मिलके उनको ब्रीफ करते हैं कि क्या हो रहा है. This is not to bypass Rajnath ji, the defense minister, but just to assess what the situation is and to ensure कि reforms are on track if there is any other support that the government needs to give. So the biggest development मुझे लगता है निखिल next 2022 में it will be the theater commands. Second वाला जो होगा it will be the integrated capability development plan. उसकी भी study आनी है by about March or April. There are some studies which have to come, and that will tell the CDS and the government ki what is the way forward to do this capability assessment plan. और इसका ये plan basically it is to balance your threats with acquisitions and budgets. तो एक तरह के एक triangle है एक of capabilities, the budgets and the hardware acquisitions that they need to do. So that is one big thing that will happen 2022 में. And उसके बाद there are other acquisitions, वो hardware acquisitions है जैसे कि वो 30 Sea Guardian, Sky Guardian drones हैं General Atomics से हमें जो acquire कर रहे हैं. Then there are few other deals. Rafale की जो है complete हो जाएगी. फिर Sukhoi 30 की जो last एक order की बात है. Then there are some MiG-29s. इस तरह के छोटे-छोटे there will be small penny packet acquisitions, but the big one, जैसे हम कह रहे थे कि it is this Sea Sky Guardian drones, क्योंकि उसकी जो capabilities है, it is currently हमारे services के पास नहीं है इस वक्त. So that will be a big boost. All 30 तो एक साथ नहीं आएंगे, in small packets. by what 2026 तक उम्मीद है कि सारे इनके 30 Sea और Sky Guardians के deliveries complete हो जाएंगे. So that is मुझे लगता है these are the 3 or 4 major things that we can look for realistically in 2022. And of course हमारे जो second nuclear submarine है SSBN है Arihant class की, उसको भी commission करने की बात चल रही है 15 अगस्त से पहले. और ये दोनों platforms है विक्रांत, नया INS विक्रांत और ये अरिहंत class के second unit को. ये स्वर्णिम सॉरी दी 75 years आजादी का अमृत महोत्सव जिसको कहता है, उसके सेलिब्रेशंस के तौर पे ये दोनों प्लेटफॉर्म्स को कमीशन करेंगे. शिव, इसी सवाल को लेकर के हम आपके पास में आना चाहते हैं. 2021 के हिट्स एंड मिसेस क्या लगते हैं आपको? कौन से वो पल थे जिन्होंने डिफाइन किया डिफेंस को 2021 में भारत? निखिल, जो दुर्घटना अभी घटी है कुछ दिन पहले, उसके बाद काफी मुश्किल है इस साल को देखना और बताना कि एग्जैक्टली क्या हाइलाइट्स थे, क्योंकि इस दुर्घटना के इम्प्लीकेशंस इतने ज्यादा और फार रीचिंग है कि आप मैं जो डिफेंस कवर करते हैं मुश्किल लगता है कि हाउ टू सी बियॉन्ड द क्लाउड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. लेकिन अगर आप एक हाईलाइट के तौर पे अगर आप पूछ रहे हो तो मैं देखूंगा कि जो वेपनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन एफर्ट जो है, जो एक्चुअली एक रिजल्ट है मिलिट्री स्टैंड ऑफ चाइना के साथ जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ लद्दाख में हो रहा है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो एक्चुअली एक पॉजिटिव है निखिल, क्योंकि ये जो ऑपरेशनल सिचुएशन है लद्दाख में, उसके कारण एक आत्मनिर्भरता पे एक बहुत बड़ा एम्फेसिस और एक पुश बना रहा है सरकार की तरफ से, और ये कभी पहले नहीं हुआ है. और मैं मानता हूं कि ये एक मोमेंटम बना है सेल्फ रिलायंस के लिए, ये एक्चुअली एक बहुत मीनिंगफुल सब्सटेंशियल चीज है, क्योंकि हमको फाइनली पता लग गया है कि हमको बाहर से हथियार लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको यहीं पे बनाना चाहिए, इंडियन कंपनीज को देना चाहिए. एक हाईलाइट था कि जो इंडियन साइड से जो ड्रोन्स लेते हैं हम, वो एक बहुत बड़ा हाईलाइट था, क्योंकि वो एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट था निखिल, लेकिन एक जो इम्प्लीकेशंस हैं इंडियन कंपनीज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन वेपन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चीज है.
मैं छोटी छोटी चीजों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक सेल्फ रिलायंस एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। और जो आप अभी इस दिन आप देख रहे हो कि रोज लगातार एक मिसाइल टेस्ट हो रहा है, तो ये भी एक मिसाइल प्रोग्राम का एक काफी एक मैसेज जा रहा है कि हम बहुत अलग अलग टाइप के वेपन सिस्टम्स हम डेवलप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव चीज तो निखिल दो मेरे मन में सिर्फ दो है। एक एक ये है कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ चाइना के साथ है वो अभी उसका कोई सुझाव नहीं हुआ है, वो कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट वो ज्यादा हो गया है, क्योंकि जो पोजीशंस थे ईस्टर्न लद्दाख में वो सारे परमानेंट हो गए हैं चाइना के साइड में। एटलीस्ट हॉट स्प्रिंग्स और सादर्न पैंगोंग में वो जो जो पोजीशंस थे जो सेमी परमानेंट थे, जो समर और ऑटम डिप्लॉयमेंट थे, वो पूरे के पूरे परमानेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बन गए वहां पे। इसका मतलब है कि जो स्थिति है लद्दाख में वो एक्चुअली और भी बुरा हो गया है फ्रॉम मई 2020। और ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ये जैसे हम बोलते हैं एक न्यू नॉर्मल बन गया है, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड बन गए हैं। और चाइना का जो मकसद था पहले कि हम एक नया स्टेटस को बनाएंगे ऐसे पोजीशंस को लेकर, वो एक्चुअली बन गया है। तो ये एक रियलाइजेशन ऑलरेडी है सिस्टम में, और ये एक बहुत नेगेटिव चीज है। दूसरा जो है, जो मैंने इसके बारे में मैंने जिक्र किया निखिल, वो है वो जो चॉपर एक्सीडेंट जो था। क्योंकि हम एक चॉपर एक्सीडेंट को लेके नहीं बता सकते कि एक नेगेटिव है, क्योंकि हर एक्सीडेंट जो होता है वो नेगेटिव है और बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, एक नया इंस्टीट्यूशन थे जो डिफेंस को अंदर से पूरा रिफॉर्म करने में लगे थे। थिएटराइजेशन एक था, ऑप्टिमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, जॉइंटमैनशिप, ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल चीजों, लेगेसी चीजों जो है उनको सॉर्ट आउट करने में और थोड़ा पुश करने में बिल्कुल लगे थे। और निखिल आपको भी बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सिस्टम में काफी दुश्मन थे, जो जो प्यार नहीं था उनका काम के, डिड नॉट लाइक द वर्क ही वाज डूइंग, क्योंकि वो जो कर रहे थे वो वो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कर रहे थे। उनको कोई वो नहीं था कि इनका सेंटिमेंट्स को का ख्याल रखे, यार इनके सेंटिमेंट्स को ख्याल रखे। उनका एक ही मकसद था कि जो मेरा टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, मैं डिफेंस को मॉडर्नाइज करूंगा और जॉइंट करूंगा। तो इसलिए वो कुछ सेक्शंस में काफी अनपॉपुलर भी थे। लेकिन जो जो काम वो कर रहे थे निखिल, वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट करता था, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करता था, क्योंकि उनका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस था कि जो अलग अलग के सर्विसेज जो हैं हमारे, अलग अलग तरीके से हथियार खरीदते हैं और अपना सर्विस चलाते हैं, क्यों ना हम एक करके ऑप्टिमाइज करके चलाएं, ताकि पब्लिक के जो पैसे हैं वो उसका काफी बचाव हो जाए सालों, एवरी ईयर। तो ये सारे जो कार्य थे वो अभी अनफिनिश्ड हैं। और जो जो नए व्यक्ति जो आएंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर, उनको ये एक बहुत ही बड़ा काम चलाना पड़ेगा आगे। तो मैं मानता हूं कि एक वैक्यूम बन गया है निखिल, और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है 2021। नो टू थॉट्स अबाउट दैट। फिर हम जब 2020 के लिए इस एपिसोड को शूट कर रहे थे, या 2021 की जब हमने शुरुआत की होगी, तब हमने एक को पूरे पैनल ने हाईलाइट किया था कि हमें एक आदत पड़ गई थी लद्दाख के स्टैंड ऑफ से पहले टैक्टिकल लेवल पे सोचने की, या एक आर्म पुलिस की तरह सोचने की। और ये सिर्फ किसी, मैं सर्विस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल एटीट्यूड हमारे यहाँ सर्विसेज का उस तरह से हो गया था। वुड यू से कि इस एक साल में हमने उससे सबक लेके जो फोर्सेस का असल काम है, तीनों सर्विसेज का, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचना, नेशनल सिक्योरिटी का जो बिगर पिक्चर जिसको हम कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाना और अपने कदम उठाना, क्या उस दिशा में आपने काम होते हुए देखा 2021 में?
बहुत ही अच्छा सवाल। और मैं मेरा जवाब ये है कि बिल्कुल बिल्कुल हाँ। आप यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड निखिल। एक एक कहावत है कि यू ओनली फाइंड योर वेपन्स व्हेन द एनिमी इज एट द डोर। और ये बिल्कुल साबित हो गया है कि जो काम पहले से होना चाहिए था, जैसे आपने बताया कि हम टैक्टिकल सोचते थे पहले, स्ट्रेटेजिक कभी नहीं सोचते थे। थल सेना, वायुसेना, नौसेना अलग अलग अपना काम करते थे। एक जॉइंट जो एक मेंटालिटी मतलब था, लेकिन जो जो ऑप्टिमल लेवल्स पे होना चाहिए स्पेशली ऑपरेशनल सिचुएशन में, वो था नहीं। लेकिन ये जो एक इमरजेंसी सिचुएशन जो बन गया है लद्दाख में निखिल, इसका जो इम्पैक्ट है पॉलिसी पे, डॉक्ट्रिन पे, वेपनाइजेशन पे, रिएक्शन टाइम पे, डेवलपमेंट साइकिल पे, अपने ब्यूरोक्रेसी पे भी इम्पैक्ट पड़ गया है निखिल। लेकिन आपका जो प्रिसाइज सवाल जो था जी, पॉलिसी ऑफ टैक्टिकल वॉरफेयर वर्सेस स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर, बिल्कुल हो गया है निखिल। क्योंकि जो स्पेशली नेवी की तरफ से भी हो गया है, लेकिन अ, अगर मैं स्पेसिफिक चीज बताऊं आपको, जो आर्मी और एयरफोर्स, थल सेना और वायुसेना के बीच में जो जॉइंटमैनशिप और जॉइंट ऑपरेशंस का जो एथिक बन गया है इन द लास्ट 15 मंथ्स निखिल, वो एक शानदार चीज है देखने में। वो कभी नहीं होता था, क्योंकि वायुसेना और थल सेना में बहुत डिफरेंसेस है कि आप हेलीकॉप्टर क्यों चलाते हो, आप एयरक्राफ्ट क्यों चलाते हो, आपके पास एविएशन कोर क्यों है, आपके पास बैटल हेलीकॉप्टर क्यों है। ऐसे ऐसे टाइप के बहुत दिक्कतें थी, नाराजगी थी सेनाओं के बीच में। ऐसे छोटे छोटे चीज है। लेकिन चाइना के वजह से एक जो एक जॉइंट एथिक, थिंकिंग जॉइंटली का जो मेंटालिटी हो गया है अभी लद्दाख में और एंड बियॉन्ड, हेडक्वार्टर्स में भी, दिल्ली में भी, एट अदर कमांड्स में भी, ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले एक पेपर भी आ गया था इसके ऊपर, डिटेलिंग की कैसे कैसे रिजल्ट हो गया है ये सब। और जैसे मैंने बताया कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो काम था, इसी का था, इसी पे था कि ब्रिंगिंग अबाउट एक ऑर्गेनिक लेवल पे एक जॉइंटमैनशिप को ब्रिंग आउट करना आर्मी और एयरफोर्स में। तो वो एक बिल्कुल एक इंटेंशन था दो जो हम देख रहे हैं नेवी की तरफ से भी हो रहा है निखिल, इंडियन ओशन रीजन में। क्योंकि एक्चुअली आयरॉनिक चीज ये है निखिल कि हमारे तीन आर्म्ड फोर्सेस में नेवी एक ऐसे सेना है जो शुरू से स्ट्रेटेजिक सोच रहा है। क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनका जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो उनका जो दुश्मन है, उनका जो प्लेग्राउंड है, उनका जो कैनवस है, इतना बड़ा है क्योंकि उनको स्ट्रेटेजिक ही सोचना पड़ता है। क्योंकि दुश्मन कभी भी नजदीक नहीं होता है, वो सागर पे होते हैं, बहुत दूर होते हैं, किसी और देश पे होते हैं, समुद्र पार होते हैं, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक सोचना पड़ता है। लेकिन अब ये चाइनीज आर्मी बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। अब इंडियन ओशन में भी में आना शुरू कर दिए हैं। वो बांग्लादेश को जहाज बेचते हैं, पाकिस्तान को सबमरीन और फ्रिगेट्स बेचते हैं। तो ये एक टैक्टिकल सिचुएशन बन गया है। लेकिन नेवी का जो थॉट प्रोसेस है, वो काफी फिल्टर हो गया है आर्मी और एयरफोर्स में कि देखो, हमको फॉरवर्ड प्लान करना चाहिए, हमको जॉइंटली वर्क करना चाहिए, हमको नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सोचना चाहिए कि हमारे एडवर्सरीज और दुश्मन को का इंटेंशन क्या हो सकता है। तो ये एक टैक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक जो मेंटालिटी है, वो बिल्कुल बन चुका है। लेकिन देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, एज आई से देयर इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। चलिए, शिव, जो सवाल का दूसरा हिस्सा है हमारा इस खास करने के पीछे जो हमारा मंतव्य है 2022, इसके लिए आप तीनों सर्विसेज के लिए कौन सी 2 या 3 बड़ी चुनौतियां पाते हैं? एक, हम ऑब्वियसली जानते हैं लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, हार्डन पोजीशंस हैं, उससे हमको डील करना ही है, वो हमारी मतलब किस्मत में लिख गया है। इससे इतर और क्या चुनौतियां पाते हैं आप? निखिल, सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट कुछ स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में हमने बात की है, मैं कुछ स्पेसिफिक चीज भी बात कर देता हूं। क्योंकि हमारे दर्शकों को भी लगेगा कि कुछ कुछ
माइक्रो चीजों की भी बात करो कि एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या चैलेंजेस है। मेरे मन में तुरंत आता है कि हमारा इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट होने वाला है नेक्स्ट ईयर, और यूजुअली लोगों को लगेगा कि ये, अरे यार इसमें क्या है, ये एक और जहाज है, एक प्रोफेशनल सर्विस में इंडक्ट हो रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होने वाला है निखिल, क्योंकि ये सबसे बड़ा जहाज है, बहुत ही मुश्किल से ये बना है। सी ट्रायल्स चल रहे हैं अभी अरेबियन सी में, और इसका इंडक्शन जो है, ये एक जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसका जो मीनिंग है, बहुत बहुत सालों तक चलेगा। तो वी हैव टू गेट इट राइट, और इसलिए मैं मानता हूं कि 2022 में जब ये इंडक्ट होगा, वी हैव टू गेट इट राइट द फर्स्ट टाइम, वी विल नॉट हैव अ सेकंड चांस ऑन इट। तो आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड लेटर ईयर है, लेट मी से। एयरफोर्स के लिए S-400 ऑलरेडी आना शुरू हो गया है निखिल। तो ये एक चैलेंज होगा, और ये एयरफोर्स के लिए ही नहीं, इंडिया के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि S-400 एक बिल्कुल एक हथियार है, एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, लेकिन ऑल्सो एक डिप्लोमेटिक इशू है, क्योंकि हमारा जो यस रिलेशनशिप यूएस के साथ, उसको नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लेट्स बी क्लियर विद आवरसेल्व्स, यूएस एक काफी सेल्फिश पार्टनर है। वो अपना ही जो बेनिफिट है वो देखते हैं, और काटसाक का जो थ्रेट है, वो अभी बिल्कुल गया नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। वी शुड सी वेयर आवर रिलेशनशिप गोज विद द यूएस। तो S-400 अभी आगे है, कुछ रिपोर्ट्स आ गए निखिल की फर्स्ट रेजिमेंट पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय होगा, और वो आते रहेंगे, 2022 में डिलीवरीज कंप्लीट भी होंगे। तो जब वो आएंगे, वो तस्वीर आने लगेंगे, वो पूरा धूमधाम से जो शायद इंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद देखना पड़ेगा जो चैलेंजेस सामने आएंगे डिप्लोमेटिक। S-400 जो इतनी कीमती चीज है, $5.4 बिलियन ऑफ इंडियन पब्लिक मनी देके, ये सो कॉल्ड गेम चेंजर मिसाइल सिस्टम ऐसे बेचा गया है पब्लिक को कि ये एक मतलब ये एक ब्रह्मास्त्र है, और हमारा एयर डिफेंस के सारे जो कमियां थी वो साफ हो जाएंगे अब, और कोई नजदीक नहीं आ सकता इंडियन एयर स्पेस के। ये सारे जो गेम चेंजर के तौर पे जो प्रोजेक्ट हुआ है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा अब। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये दो बिल्कुल इमीडिएटली मेरे मन में आ जाते हैं निखिल। तो मैंने बोल दिया कि S-400 एंड इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, in terms of strategic effects, in terms of national defense, I think they're very important. ठीक है, देखते रहिए दिलन टॉप और पसंद करते रहिए रखवाले को। थैंक यू वेरी मच।